अब ब्रह्मणी ताम्रपत्र जब आप पढ़ते हैं तो आप सिर्फ एक ही पॉइंट पर पढ़ते हो इंद्रबल के बारे में, बट 4 लाइन है आपके पास, ब्रह्मणी ताम्रपत्र लिखना है, कंटेंट कम है, स्पेस ज्यादा है, लिखने की शैली क्या? तो लिखने की शैली बड़ी सिंपल है। जब ब्रह्मणी ताम्रपत्र आ रहा है तो इंद्रबल आएंगे, अगर इंद्रबल आ रहे हैं तो वास्तविक नाम भरत बल आ रहा होगा। अब भरत बल के अलावा अगर हम देखें तो उनके पिता उद्यल का भी उल्लेख होगा। अगर इंद्रबल का उल्लेख है तो सरबपुरियों का उल्लेख होगा, और जब सरबपुरियों का उल्लेख है तो स्वाभाविक सी बात है नरेंद्र का उल्लेख होगा, और जब नरेंद्र का उल्लेख है तो उनके दामाद के रूप में इंद्रबल का उल्लेख होगा। तो जिस तरीके से जब जोड़ेंगे आप तब ऐसे प्रश्नों को अटेंड कर पाएंगे और फैक्चुअल पढ़ के जाएंगे। तो मैं नहीं मानता हूं कि ऐसे प्रश्न पत्र आपके लिए हैं। मौर्यकालीन स्थल नहीं पूछा उसने पुरातत्व स्थल की बात की। अगर पुरातत्व स्थल है तो स्वाभाविक सी बात है जोगीमारा, सीताबेंगरा, रामगढ़, कोटाडोर जैसे एरिया नहीं। अशोक के प्रमाण आने चाहिए। अगर अशोक के प्रमाणों के साथ 5 नाम अगर आपने लिख लिया तो वही क्वेश्चन की डिमांड है। तो नमस्कार, टीम थिंक एज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हमारी टीम के द्वारा टेस्ट तिहार का आयोजन किया गया है, शुरुआत हो चुकी है। एक शानदार आगाज के साथ टेस्ट तिहार पूरे छत्तीसगढ़ में अपने सर्वोच्च स्थिति पर पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा है। प्रथम टेस्ट में 100 से अधिक बच्चों ने प्रीलिम्स और मेंस के अलग अलग एग्जाम दिए और बखूबी उन्होंने मेहनत करके एक वास्तविक मेंस के जो पैटर्न है 3 घंटे की बैठने की क्षमता और सारे प्रश्नों को 200 नंबर के प्रश्नों को कुछ न कुछ लिखने की जो उन्होंने क्षमता दिखाई है वो काबिले तारीफ है। हमने इस टेस्ट तिहार को बड़े ही समय लेकर सूझबूझ के साथ और पूर्ण परिपक्वता के साथ तैयार किया है। शनिवार को हुए इस टेस्ट में 200 में से 109 नंबर लाकर ऋषभ चंद्राकर ने इस बार टॉप भी किया। लगभग 10 छात्रों के मार्क्स 95 से ऊपर रहे, कुछ छात्रों के मार्क्स थोड़े कम रहे। निराशा की कोई बात तो है नहीं, ये तो अभी वार्म अप है, टेस्ट है और उसके बाद फिर वास्तविक उतरा जाएगा फरवरी 2024 में। और इन सब के बीच मैं जो हमारी टेस्ट तिहार में प्रीलिम्स और मेंस के जो प्रश्न पत्र हैं और प्रश्न पत्र इतने शानदार तरीके से बनाए गए हैं उसको आपको भी अवगत कराना चाहूंगा कि क्यों आखिर टेस्ट तिहार सरगुजा से लेकर जगदलपुर के लोगों की जुबान पे चढ़ रहा है। कहीं सूरजपुर से बच्चा जुड़ा है तो कहीं सुकमा से। इसका बड़ा कारण यही है कि टेस्ट सीरीज को जिस तरीके से हमारी फैकल्टीज ने ही तैयार किया है, घंटों मेहनत कर, वो शायद बच्चों तक वो बात, वो चीजें, वो मूल्य पहुंच पाते। और उसी की कड़ी में आज मैं मेंस के उन प्रश्नों पर भी आपसे चर्चा करूंगा जो प्रश्न पत्र 1 में अर्थात टेस्ट तिहार के राउंड 1 में दिया गया। अब इसमें कुल 200 नंबर के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र थे, जिसमें 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और 15 नंबर समाहित। भारतीय प्राचीन इतिहास और छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास दोनों के मार्क्स को देखा जाए जोड़कर तो उसमें प्रीलिम्स में हाईएस्ट 109 नंबर लाना अपने आप में चुनौतीपूर्ण था, परंतु कुछ छात्रों ने 100 से ऊपर नंबर लाकर ये दिखा दिया है कि ही इज अ रियल एस्पायरेंट फॉर द CGPSC। खुशी होती है अभी जब ऐसे प्रश्न पत्रों को हमारे जब शिक्षक भरपूर मेहनत, भरपूर लगन के साथ जब निकालते हैं और बच्चे उस पर खरे उतरते हैं तो मुझे लगता है शिक्षक के लिए उससे बड़ा कुछ और भी नहीं हो सकता। मेंस की अगर बात करें, जैसे कि हमने कहा है कि मेंस को निश्चित तिथि पर रिजल्ट अनाउंस करेंगे, सारे प्रक्रियाओं के साथ हर एक चीजों को फैकल्टी के द्वारा इवेल्युएट कर और उसी के तर्ज पर इस आने वाले शनिवार को हम वो रिजल्ट भी अनाउंस करें। और मैं थोड़े प्रश्न पत्रों पर चलूं तो उसमें देखने मिलेगा ढेर सारे नए क्वेश्चन के साथ साथ कुछ ऐसे प्रश्न भी है इस प्रश्न पत्र में जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा
कि ऐसे प्रश्नों को जब आपके पास ज्ञान होते हुए भी किस तरीके से लिखें। कई प्रश्न में आपके पास फैक्ट कम है, स्पेस ज्यादा है, कहीं पर स्पेस बहुत ज्यादा कम है और कंटेंट बहुत ज्यादा है। ऐसे सभी चीजों का समावेशन ही टेस्ट तिहार 1 का एक अल्टीमेट ऑब्जेक्ट था और आगे भी रहेगा। तो देखिए, हमने इस प्रश्न पत्र को जानबूझ के 3 घंटे का बनाया है शुरू दौर से ही, और नवंबर के द्वितीय वीक तक या सप्ताह तक हम इसे पूर्ण भी करेंगे 31 प्रश्न पत्रों के साथ। इसका बड़ा कारण यह है कि हम चाहते हैं कि 15 नवंबर के बाद बच्चा पूर्ण रूप से अपने आप को डेडिकेट करे प्रीलिम्स के एग्जाम को लेकर। 15 नवंबर तक जितना आपको पढ़ना है मेंस को लेकर पढ़ लीजिए, क्योंकि इस बात को समझिए, ना कोई प्री की अलग तैयारी होती है और ना मेंस, दोनों की एक साथ ही समन्वित तैयारी होती है, जिसे हम इंटीग्रेटेड बैच या इंटीग्रेटेड अप्रोच कहते हैं। क्योंकि बचे हुए 75 दिन में 31 सब्जेक्ट विषय को कवर कर पाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और जब अगर आपने लिखा ही नहीं कुछ, जब आपकी लेखन शैली है आप परिपक्व नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिन बच्चों ने 31 प्रश्न पत्र और साल भर रिटर्न किया है उसको अचानक से कोई नया लड़का आके हरा दे। वो चमत्कार ही होगा, और चमत्कार बहुत कम होते पीसीएस में, निश्चित रहे। यहां पर मेहनत ही काम आती है, चमत्कार का कोई विशेष तवज्जो और वजूद नहीं होता है। हालांकि कई बार ऐसे सुनने और कहने में आता है कि वो चमत्कार अचानक से निकाल लिया, अचानक से कुछ नहीं होता है, अचानक से उस दुनिया में आप भी नहीं आएंगे, समय लगता है। तो आज थोड़ा प्रश्न पत्रों पर बात करने के पहले मैं इस टेस्ट सीरीज जो हमने कंडक्ट किए हैं, उस कंडक्ट किए हुए टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा आपको बता। 3 घंटे का प्रश्न पत्र, सुबह 11 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक, 3 घंटे बच्चों के बैठने की अनिवार्यता, किसी भी स्थिति में आप उठ नहीं सकते वहां से। तीसरी बड़ी बात, जब 3 घंटे आप खाली भी बैठेंगे, नहीं भी आता, तो कुछ न कुछ आपका हाथ, आपका दिमाग और आपका शरीर उस पर कार्य करेगा, और हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ही आप सोचने पर मजबूर हो। जब सोचेंगे तब याद रखेंगे, आपकी लेखन शैली में ऑटोमेटिक वो जान आएगी जो जान पीएससी के मेंस में चाहिए। आज 3 घंटे बैठने की अगर हैबिट होगी आप, तो मुझे लगता है आगे बहुत आसान है। और जिस तरीके से हमने इस सिलेबस को कवरेज किया है, इस मॉड्यूल को बनाया है 31 प्रश्न पत्रों के साथ, वो बहुत ही सरल और समय अनुसार बनाया है। ये 31 प्रश्न पत्र होने के बाद आपको मेंस के समय भी हम अलाउ करेंगे, ऐसा नहीं कि आपका हाथ वहीं पर छोड़ देंगे। आपके मेंस के एग्जाम तक हम हैं और आगे भी हमेशा साथ रहेंगे। तो देखिए, प्रश्न पत्र टोटल 200 नंबर के रहे, 3 आपके घंटे का पूर्ण रूप से क्या रहा, आपका परीक्षा रहा। और इसमें अगर प्रश्नों की बात करें तो हमने 2 नंबर के इंडियन हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन और छत्तीसगढ़ हिस्ट्री से 11 क्वेश्चन, वही 4 नंबर के 8-8 क्वेश्चन दिए हमने, 8 नंबर के 4-4 क्वेश्चन और 15 नंबर के 1-1 क्वेश्चन। तो इन्हीं पर चीजों पर थोड़ा बात कर लेते हैं कि प्रश्न पत्र की इस बार नीति और इसे बनाने का हमारा एक तरीका क्या रहा, और क्यों हम चाहते हैं बच्चों को कि 50-100 नंबर के बदले सीधे 200 नंबर पर फोकस करो। एक सप्ताह में एंशिएंट हिस्ट्री है, रगड़ के पढ़ दीजिए, जम के पढ़ लीजिए और पेपर दीजिए। उसके बाद कौन कहता है कि आपकी तैयारी अपूर्ण रहेगी। खंड खंड में करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा 50-50 नंबर के आधार पर करोगे, ये मान के चलिए आप आगे पाठ पीछे सपाट की अवधारणा में जाएंगे। इसलिए तैयारी परिपक्वता के साथ कीजिए, पूर्णता के साथ, और यही हमारा ध्येय था इस बार इस टेस्ट तिहार को लाने का। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं, सारे इंस्ट्रक्शन अपनी जगह है जो हमेशा की तरह होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें प्रश्नों पर हम बात करें थोड़ा सा, तो ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री के प्रश्नों पर आपको थोड़ा चर्चा करूंगा। हमने जो प्रश्न निकाले हैं इस बार इंडियन हिस्ट्री को लेकर, आप बड़ा ही क्लियर देख पा रहे होंगे। हमने पूछा नवपाषाण कालिक स्थल मेहरगढ़ के बारे में। अब मेहरगढ़ की अवधारणा जो है पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा चल रही है। नए पुरातत्व स्थल खोजे जा रहे हैं, नए प्रमाण लगातार मिलते जा रहे हैं। तो ये प्रश्न बेसिकली आईबीसी के कंटेंट से दिखता है, मगर आईबीसी के साथ करेंट को भी जोड़कर ये प्रश्न पत्र निकाला गया, ये क्वेश्चन जो है निकाला गया। दूसरा हमने देखा धोलावीरा को लेकर
6 महीने पहले धोलावीरा जो है अभी चर्चा में आया हुआ था कुछ दिनों पहले, और मैं हमेशा मानता हूं कि सिविल सर्विसेज में कोई भी प्रश्न अचानक से याद रखें चांद से नहीं टपकते हैं। प्रश्न पत्र वही आते हैं, क्वेश्चन वही आते हैं प्रश्न पत्र में जो हाल फिलहाल में आपके चर्चा का विषय होता है। चाहे राम वनगमन पथ के ऐसे को लेकर हो, हरेली तिहार को लेकर हो, या आपके राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव को लेकर हो, कोई भी प्रश्न हो, आप सभी चीजों पर अगर समावेशित तरीके से देखें तो आप देखते हैं करेंट की चीजें अब लगातार बढ़ रही है, स्टैटिक चीजों का समावेशन अब छत्तीसगढ़ में कम है। तीसरे प्रश्न पर बात करूं तो एक जो है पेटेंट क्वेश्चन हमेशा की तरह दिखता है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की बात है। ये स्टैटिक सेक्शन हो सकता है। एक क्वेश्चन जो आप लोग के लिए बिल्कुल नया होगा और लगभग यूपीएससी में ये पढ़ा जाता है और सीजीपीएससी में हो सकता है आप बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन है आपका करिकाल, करिकाल का वर्णन। ये 4 क्वेश्चन आपको समझा सकते हैं कि हम करेंट के साथ साथ जो अभी स्टैटिक जो चीजें चल रही हैं, स्टैटिक में वो चीजें जो कहीं ना कहीं अभी अलग अलग प्रश्न पत्र में पूछे गए, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, या उत्तराखंड के पीसीएस की बात करें, यूपीएससी की बात करें या एमपी पीसीएस की बात करें, तो प्रश्नों को लगातार हम सभी अलग अलग राज्यों, हमारे खुद के राज्य में हुए प्रश्न पत्रों, इन सब को एक जगह पर रखकर समझकर और नए आयाम देकर प्रश्न पत्र को निकालने की मुहिम कर रहे हैं। और यही मुहिम हम जानते हैं कि इसी मुहिम के तहत जब अंतिम दौर में पहुंचेंगे आप जो मई या जून 2024 में, तो मुझे यकीन है वादे के साथ और बिल्कुल दावे के साथ हम कह सकते हैं कि ये प्रश्न कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूमेगा कहां पर, आपके मई या जून के एग्जाम। मैं 5वें प्रश्न पर बात करूं तो एक क्वेश्चन जो हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं वह है जैनिज्म और बुद्धिज्म। ध्यान समझना, हमेशा देखते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म के प्रश्न जो है हमेशा पूछे जाते हैं आप, और इस बार जैनिज्म में हमने उनके ग्रंथ के विवरण पर पूछा, क्योंकि अभी अलग अलग तरीके से पूछा गया प्रश्नों में। अगर देखिए पिछले प्रश्न में तो कभी उनके अलग अलग निकाय पूछ दिए जैनिज्म बुद्धिज्म के, तो कभी याद रखेंगे महावीर जी स्वामी जी के या बौद्ध के बारे में पूछ दिया। मगर इस बार हमने क्वेश्चन में थोड़ा नवाचार किया है और ग्रंथों के विवरण पर बात की है, जो सबसे आपके पेटेंट क्वेश्चन में से एक है। अगर अगले क्वेश्चन की ओर देखें तो उत्तर मेरुर अभिलेख अगर आप पढ़ते होंगे, पढ़ रहे होंगे, अगर यूपीएससी या सीजीपीएससी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये शब्द नया नहीं होगा, क्योंकि हाल फिलहाल में करेंट के साथ साथ याद रखिए पुरातत्व वेदाओं का एक प्रमुख क्षेत्र बन चुका है कौन सा, आपका उत्तर मेरुर का, ठीक है, अभिलेख जिनके। अब इसके अलावा देखें तो बेसनगर अभिलेख, आम्रवर्ती मूर्तिकला और गुप्तकालीन विद्वान अमर सिंह, ये 3 ऐसे प्रश्न हैं जो स्टैटिक। तो मैंने हमेशा कहना है कि सिर्फ करंट से नहीं होगा, स्टैटिक और डायनेमिक दोनों को जब आप एक फॉर्म में ले आते हैं तब उसको पढ़ना, उसको लिखना और उसको उतारना बहुत आसान होगा। तो ये तो बात थी किसके, आपके इन 10 प्रश्नों की बात करें नालंदा विश्वविद्यालय के साथ, तो ये थे आपके इंडियन जीएस के, इंडियन हिस्ट्री के एंशिएंट पार्ट पर। दूसरे पार्ट पर अगर हम चलें तो 11 क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ से दिए गए हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है, ब्राह्मणी ताम्रपत्र। अब ब्राह्मणी ताम्रपत्र जब आप पढ़ते हैं तो आप सिर्फ एक ही पॉइंट पर पढ़ते हो इंद्रबल के बारे में, बट 4 लाइन है आपके पास, ब्राह्मणी ताम्रपत्र लिखना है, कंटेंट कम है, स्पेस ज्यादा है, लिखने की शैली क्या होनी चाहिए? तो लिखने की शैली बड़ी सिंपल है, जब ब्राह्मणी ताम्रपत्र आ रहा है तो इंद्रबल आएंगे, अगर इंद्रबल आ रहे हैं तो वास्तविक नाम भरत बल आ रहा होगा। अब भरत बल के अलावा अगर हम देखें तो उनके पिता उदयन का भी उल्लेख हुआ। अगर इंद्रबल का उल्लेख है तो सरबपुरियों का उल्लेख होगा, और जब सरबपुरियों का उल्लेख है तो स्वाभाविक सी बात है नरेंद्र का उल्लेख होगा, और जब नरेंद्र का उल्लेख है तो उनके दामाद के रूप में इंद्रबल का उल्लेख होगा। तो जिस तरीके से जब जोड़ेंगे आप तब ऐसे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएंगे और फैक्चुअल पढ़ के जाएंगे। तो मैं नहीं मानता हूं कि ऐसे प्रश्न पत्र आपके लिए हैं। और पीसीएस में मैं हमेशा कहता हूं सामान्य क्वेश्चन सबसे बंद, तो जिसने प्री निकाला है वो सब पढ़ने वाले बच्चे। मगर हर प्रश्न पत्र में अगर 3 क्वेश्चन डिफरेंट हुए और 3 प्रश्न पर आपकी कमांड बेहतर हुई दूसरों से, मान लीजिए 3 प्रश्न में आपने 4 नंबर भी अलग किया उनसे, तो 7 प्रश्न है, आप प्रश्न पत्र है 7 चौक 28 नंबर, वो किसी भी डीसी को नायब तहसीलदार बनाने की क्षमता रखता है, इतना डिफरेंस जो है, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, तैयारी तो आपकी एसडीएम की चल रही है,
ठीक है, वही मैजिकल रैंक जिसे टॉप 10 कहते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रश्न और उसके लेखन की शैली आपके लिए महत्वपूर्ण। दूसरे प्रश्न की बात करूं, सेलवंश के राजाओं और क्षेत्र का नाम। सेलवंश का अगर प्रमाण देखें तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास प्यारेलाल गुप्त को आपको रिफर करना हो। ये याद रखेंगे, मध्य आपके प्राचीन काल में जब नर्मदा के तट पर या मेटुसुता के तट पर जो आपके एविडेंस मिले हैं वहां पर उनकी बात करनी। तो शैलवंश बहुत कुछ है नहीं, 3 राजाओं का नाम लिखना है और उसके अलावा याद रखेंगे उनके क्षेत्र। क्षेत्र तो मेटुसुता का क्षेत्र है जिसे रेवा तट भी कहते हैं। खैर, तीसरे क्वेश्चन में आए हम आपके मौर्यकालीन पुरातत्व की स्थल। अब यहां पर बच्चा एक गलती करता है कि मौर्यकालीन स्थल पर डायरेक्ट लिखता है। मौर्यकालीन स्थल नहीं पूछा उसने पुरातत्व की स्थल की बात की। अगर पुरातत्व की स्थल है तो स्वाभाविक सी बात है जोगीमारा, सीताबेंगरा, रामगढ़, कोटाडोर जैसे एरिया आने चाहिए, अशोक के प्रमाण आने चाहिए। अगर अशोक के प्रमाणों के साथ 5 नाम अगर आपने लिख लिया तो वही क्वेश्चन की डिमांड है। अगर आप आरंग, तारापुर, उड़ेला या आप अन्य नाम अगर लिखते हैं अकलतरा, ठठारी और बारगांव जैसे, तो वो आपके पुरातत्व की स्थल नहीं है, वो सिक्के कालीन स्थल है। तो क्वेश्चन को समझना होगा। क्वेश्चन दिखने में बहुत आसान है मगर लेखन के समय इतना ही डिफिकल्ट हो सकता है। चलिए इसी के आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, ठीक। और इसी में अगर पहुंचेंगे तो आपने देखेंगे कि अगर अगले पॉइंट पर देखें तो एक क्वेश्चन हमने पूछा है छत्तीसगढ़ को लेकर, कुषाण डायनेस्टी। कुषाण का वंश अभी अगर आप पढ़ें कुषाण को लेकर तो 2018-19 में डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, डॉक्टर पारेख सर, डॉक्टर साहू, ये सब ASI जो है, ठीक है, पुरातत्विक संस्थान भारत है, भारतीय पुरातत्विक संस्थान, इनके सब एक पुरातत्व वेदाएं हैं। इनमें पुरातत्व वेदाओं ने 2018-19 के समय 2018-19 के समय कुछ क्षेत्र का चयन किया और खोजा, जिसमें एक प्रमुख क्षेत्र है रीवा। रीवा में एक नाम आया कुषाण वंश, और कुषाण वंश की महत्ता उस दिन से बढ़ गई। अब तक कुषाण वंश की बात करें तो खरसिया की बात करते थे, 50 सिक्कों की बात करते थे, कनिष्क के सिक्कों की बात करते थे या कांच के सिक्कों की बात करते थे। परंतु हाल फिलहाल में हाथी के दांत का मिलना, कुषाण कालीन आपके तांबे सिक्कों का मिलना और उनके आहत सिक्कों का मिलना, यह प्रमाणित कर रहा है कि इस बार कुषाण नए क्वेश्चन के रूप में आपके सामने दिख सकता है। 2018 के पहले से खरसिया तक हम सीमित थे, 2018 के बाद ये रीवा तक भी पहुंच गया है। तो इसीलिए कुषाण को लाने का कारण यही था इस प्रश्न पत्र में। अगला क्वेश्चन हम बात करें बुढ़ीखार को लेकर। बुढ़ीखार में रेखांकित युक्त प्रतिमा की आप बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन बेस्ड आपके आइडल की बात करते हैं, मगर है किस सदी का है, किस राजा का है, और उसमें ऐसे आकृति बनाने के पीछे कारण क्या है, इसमें किसका किसका वर्णन है, ये सारी बातें आपको लिखनी होंगी। मैं हर चीज को एलेबोरेट तो नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चन के फॉर्म को आज बात करूंगा। और कभी भी अगर आपको लगे ठीक तो आप टेलीफोनिक या मेरे ऑफिस में आकर आप बात कर सकते हैं हमारे सभी फैकल्टी से। ये जरूरी नहीं कि आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो तभी आप बात करेंगे, ये सभी बच्चों के लिए है, ठीक। अल्टीमेटली यही है, छात्रों का हित हो, यही हमारी वास्तविक सोच है। अगले क्वेश्चन पर देखें तो भांडेर टेम्पल की बात कही है। भांडेर टेम्पल जब आरंग की बात करते हैं, भांडेर की बात करते हैं, तो आपको काल याद होना चाहिए। किनका यहाँ पर मूर्ति आइडल किसका है वो याद होना चाहिए। प्रयासनाथ जी का है, नेमिनाथ जी का है, या फिर किनका है। आरंग जो है बेसिकली महावीर स्वामी जी, भगवान महावीर स्वामी जी के लिए प्रसिद्ध है, परंतु मूर्तियां वो भांडेवन में उनकी नहीं है, ठीक। वहां पर कौन से काल में बनाने के साथ साथ कौन सी भूमि शैली का प्रयोग किया गया, इन सब बातों को लिखना होगा। ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में राज्य ने अपने संरक्षण केंद्र के रूप में, स्थल के रूप में भांडेवन मतलब आरंग को संरक्षित भी किया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, छत्तीसगढ़ की प्रथम स्वतंत्र राजवंश के राजाओं के नाम और क्षेत्र की बात करें। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है परंतु उसे घुमाने के तरीके थोड़े हैं। पहले राजतंत्र मगर राजवंश में कौन सा स्वतंत्र, तो स्वतंत्र राजवंश होता है राजर्षि तुल्य। अब जब राजर्षि तुल्य की बात करते हैं तो आपको सारे राजाओं के नाम याद होने चाहिए, और क्षेत्र के रूप में अगर दिखे तो प्रमुख क्षेत्र इसका भांडेर था, आरंग, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। अगले क्वेश्चन की आप बात करें, राजा व्याघ्राज की बात करें। अब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं जिसमें याद रखें फैक्चुअल ना होकर एक एनालिटिकल क्वेश्चन है, तब एनालिटिकल क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है आपको कि आप जब एनालिटिकल क्वेश्चन बनाएं
तो आप प्रमाणों के आधार पर व्यागराज को लिखेंगे। आप लिखेंगे प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर, चतुर्थ विजय अभियान के आधार पर, 13वीं लड़ाई के आधार पर और 19वें लाइन के आधार पर तब लिखेंगे। तब वहां पर याद रखेंगे 330 से लेकर 360 एडी का काल आएगा। शिशुक के बाद के राजवंश के राजा व्यागराज का नाम आएगा। उसके कोरापुट और कालाहांडी विस्तार का नाम आना चाहिए। उसके चित्रकूट में विस्तार का नाम आना चाहिए और व्याघ्रहंता की उपाधि धारित किए हुए समुद्रगुप्त की कहानी आनी चाहिए। तब व्यागराज को लिखना सफल हो। सिर्फ समुद्रगुप्त के साथ लिख देंगे इसको तो आपको समुद्रगुप्त के बारे में नहीं पूछा है, आपको व्यागराज के बारे में पूछा। और जब किसी राजा का नाम पूछा जाता है तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजों को लिखना जरूरी है। अगर आप सिर्फ समुद्रगुप्त लिखते हैं तो सिर्फ नकारात्मक बात लिखेंगे, क्योंकि उसमें हारे थे, व्याघ्रहंता हुआ। तो इसको याद रखना है कि किस सापेक्ष में हमको लिखना है। क्वेश्चन तो सबके लिए समान है, सबने लिख के आना है, परंतु कुछ बच्चे सकारात्मक नकारात्मक दोनों को लिखेंगे, उन्हें 1.5 नंबर मिलेंगे और सिर्फ नकारात्मक लिख के आने वालों को आधे एक। वो आधे नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, जिनके 2 नंबर से चुके हैं एग्जाम उनसे पूछिएगा ये बात। ठीक, अगले क्वेश्चन में है एरन अभिलेख की बात है। एरन अभिलेख अगर आपको दिख रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, दिमाग में तुरंत आना चाहिए एरन अभिलेख में वो है कहां पे, आपके गुप्त वंश। और गुप्त वंश आए तो भानुगुप्त आएंगे। अब भानुगुप्त है तो राजाओं का वंशज आना चाहिए, अलग अलग 20 सिक्कों का वर्णन आना चाहिए। तो यही चीजें लिखनी है कहां पर आपको, एरन अभिलेख। एक अभी क्वेश्चन जो सेल 1 से रिपीट करके वापस में पूछा है मैंने मेकुलसुता को लेकर। मेकुलसुता बेसिकली रिवर तट है और रिवर तट मतलब मैकल सीरीज का तट, जिसे हम लोग कहते हैं आपका नर्मदा घाटी छत्तीसगढ़ का। ठीक, और इसमें मैंने यहाँ क्वेश्चन को रिपीट फॉर्म में किया, किस वर्ष ऑलरेडी मेंशन किया हूं, सेल वंश के। चलिए, खरौद के रामायण कालीन प्रमाण, तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है, इसमें थोड़ी नहीं लिखना है। आप सीता वाटिका और सीता वाहिका का वर्णन, बाह्य तट पर, बाह्य स्थल पर, जिसे अंतराल कहते हैं, मंदिर के अंतराल में भगवान हनुमान, राम और आपके माता सीता का वर्णन है। अंदर में खर और दूषण का प्रमाण है। वहां पर लाखा चौड़ मंदिर है जिसे लखनेश्वर टेम्पल कहते हैं। यह खर और दूषण की राजधानी के होने के साथ साथ लक्ष्मण जी द्वारा उनके वध का प्रमाण है। यह 1.25 लाख चावल के दानों से छिद्रित एक शिवलिंग का प्रमाण है। और ये सारे प्रमाण कहां घूमते हैं, आपके रामायण। ये आपको लिखना हो। इसके बाद अगर हम बात करें इस प्रश्न पत्र के बाद थोड़े अगले पॉइंट पर चले तो आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन पूछा है, जैन धर्म के पतन के कारणों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी धर्म का पतन एकाएक नहीं होता है, एक सतत प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। कुछ कुरीतियों के आधार पर, अन्य धर्मों के प्रभाव के आधार पर, कुछ कट्टरता के आधार पर, या कुछ अलग अलग आपके राजाओं की निरंकुशता पर। और इन्हीं के आधार पर 2 नंबर में पॉइंट, 4 नंबर में पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है आपके जैन धर्म के पतन के काल को। ऐसे क्वेश्चन में थ्योरी मत लाइएगा, ऐसे क्वेश्चन को फैक्चुअल लिखें तो ज्यादा अच्छा। बिंबिसार की उपलब्धियां, ये भी क्वेश्चन पूर्ण रूप से याद रखेंगे, आपके पॉइंट टू पॉइंट लिखने वाले क्वेश्चन है। वैदिक संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति के मध्य अंतर को प्रस्तुत करें। ऐसे प्रश्न जब आए तो बहुत सिंपल सा है, 2 भाग में बांट लीजिए और 2 भाग में बांटने के उसके अंतर को प्रस्तुत कर दीजिए। बड़ा सुंदर सा प्रश्न है जिसमें वैदिक संस्कृति और आपके हड़प्पा संस्कृति दोनों को दिखाया गया है। एक तरफ महिलाओं की स्थिति, जैसे संस्कृति को देखना है तो महिलाओं की स्थिति देखना है, कर्मकांड, वैदिक पूजन, देवता कर्म। उसके अलावा अगर हम देखें पशु बलि, पशु बलि के अलावा देखें तो समाज, और समाज जब देखते हैं तो समाज से ही संस्कृति का उदय करते हैं। तो जब संस्कृति पूछे तो इन 5-6 मुद्दों को शामिल करते हुए इसका आंसर लिखना है। मौर्य शासक अशोक और स्तूप स्थापत्य कला का वर्णन, ये बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है। ठीक, अशोक के स्तंभ जो है स्थापत्य कला में या स्तूप है, वो हमेशा से कॉमन क्वेश्चन के रूप में रहा है, तो ये स्टैटिक क्वेश्चन में मान सकता। 2 क्वेश्चन और अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन यहां पर दिखता है इंडियन हिस्ट्री में, सातवाहन शासन के सांस्कृतिक योगदान। ये वही सातवाहन है जिन्होंने बौद्ध धर्म को उदित किया, ये वही सातवाहन है जिन्होंने शांति को स्थापित किया, ये वही सातवाहन है जिन्हें आंध्रवित्यु की उपाधि दी गई, ये वही सातवाहन है जिन्होंने अपने आप को प्रतिष्ठान में क्या किया, स्थापित किया। यही वो सातवाहन है जिन्होंने, याद रखेंगे, पुरातत्व काल के अलग अलग स्तंभों का खोज किया। ये वही सातवाहन है जिन्होंने ब्राह्मणों की रक्षा की। हालांकि अलग बात है, ब्राह्मणों के
टकराव के बाद ही इनका अंत भी। ये वही सातवाहन है जिन्होंने, याद रखेंगे, कर की व्यवस्था लागू की, ग्रामदान देने की व्यवस्था की, इन सारे चीजों को यहां पर सांस्कृतिक योगदान में के रूप में दर्शाना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, वह है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के विजय अभियान। जब विजय अभियान आए तो इसे सब हेडिंग के साथ लिखना है, आपको याद रखिएगा। ठीक, चलिए, तो जो मेरा जो इसमें कंसर्न किस बात को लेकर समझिएगा, ये जो हम बता रहे हैं या बात कर रहे हैं सारे प्रश्नों पर, ये प्रश्न सारे डायमेंशन को कवर कर रहे हैं। अगर बच्चा इन्हीं प्रश्नों को पढ़ ले और उसके साथ टॉपिक को अगर कवर कर ले तो मैं नहीं मानता हूं कि उसकी तैयारी में कुछ चूक होगी। बशर्ते ही है कि उसको सभी डायमेंशन को आपको कवर करना हो। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, छत्तीसगढ़ की ओर। और छत्तीसगढ़ की ओर जब देखते हैं इसको हम लोग, ध्यान दीजिएगा। चलिए छत्तीसगढ़ के 8 प्रश्न पत्र आप क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक, 4 नंबर वाले 8 क्वेश्चन, उसको देख लीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा है, बौद्ध धर्म के प्रमुख क्षेत्रों और स्थलों का वर्णन करें। अगर आपने बौद्ध धर्म, अशोक, मौर्यकाल और इसके अलावा आपके बालार्जुन को पढ़ा होगा, पांडु वंश को, तो बौद्ध धर्म आपको दिखे। चाहे वो श्रावस्ती की बात करें, मल्हार की बात करें, प्रज्ञागिरी पहाड़ी की बात करें, भोंगापाल की बात करें, कोटाडोल की बात करें, आरंग की बात करें या पचराही की बात करें, इन सारे जगहों पर बौद्ध भिक्षुओं का वर्णन। चाहे आप संग्राम की बात करें, नागार्जुन की बात करें, आनंद प्रभु कुटी विहार की बात करें, इन सारी जगहों पर आपके अलग अलग स्थल आपको दिखे और इन्हीं स्थलों को दिखाना है आपको। एक क्वेश्चन जो आउट ऑफ द बॉक्स और शानदार क्वेश्चन में से एक मानता हूं मैं, वो क्वेश्चन है आपका, ठीक, विभिन्न पुराणों और वैदिक युग में छत्तीसगढ़ के नदियों के प्राचीन नाम लिखिए। अब इस क्वेश्चन में प्राचीन नाम तो सबको पता है कि चित्रोत्पला, नीलोत्पला, सुनी, सुमा, मंदाकिनी, पलासिनी, मंदमा, सारी चीजें आपको पता है, हस्तु सोमा से लेकर आपके हिरण्यबाहु तक। परंतु इसमें आपको बताना है कौन सा आपका बृहत संहिता में लिखा गया है, कौन सा वायु पुराण में, कौन सा मत्स्य पुराण में, कौन सा आपके सतयुग में, कौन सा त्रेता युग में, कौन सा द्वापर युग में, कौन सा मार्कंडेय पुराण में, इन सारे चीजों को लिखना। सिर्फ नाम भर लिख के आएंगे तो 1.5 नंबर मिलेगा, और जब उनके एविडेंस के साथ लिखेंगे तब इसकी जो सीमा है वो 2.5 और 3 तक पहुंचेगी। तो यहां पर बच्चे यही गलती करेंगे कि वो उसके नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ नाम भर लिख के आ जाएंगे, उनके प्रमाण नहीं लिखे। तो ये चीजों से बचना है। ठीक, जब प्रश्न पत्र में चेक कर रहा हूं तब मैं देख रहा हूं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट लिख दिए हैं, उसमें कितना भी नाम लिख लो मैं 1.5 नंबर से ऊपर नहीं दूंगा, मैं या पीसीएस के जो भी मेंबर। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और शानदार क्वेश्चन में से है सीता बेंगरा गुफा। तो आपको इसका डायमेंशन पता होना चाहिए, क्षेत्र सबको पता है, बौद्ध धर्म का प्रमाण पता होना चाहिए, आपको राम वनगमन पथ के नए जो स्थल है उसके बारे में पता होना चाहिए, मुक्ता काशी नाट्यशाला के बारे में पता होना चाहिए, आपको उसका डायमेंशन पता होना, 6x4 के साथ 45x15 का आपको डायमेंशन पता होना चाहिए, किस तरीके से कितने फ्लोर में बने हैं वो याद होना चाहिए। इन सब को जब तक नहीं लिखेंगे और आप इस तरीके से लिखते हैं कि रायपुर से 235 किलोमीटर की दूरी पर अंबिकापुर शहर से दक्षिण दिशा में सीता बेंगरा गुफा अवस्थित है, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी आपकी। ये पैटर्न अब विलुप्त प्राय हो गया है, और ऐसे अगर विलुप्त प्राय प्रजाति के आधार पर अगर आप पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको अपने आप को परिवर्तित करना आवश्यक है। ये खत्म हो गया दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम है रायपुर। रायपुर क्यों है, क्यों लिखना है इस बात को, क्यों कंटेंट खराब कर रहे हो आप। ठीक है, कई बच्चे अभी भी देखा हूं कुछ पुराने दूसरे कोचिंग के, दूसरे अलग जगह के, माफी चाहूंगा, ठीक है, दूसरे अलग अलग स्थलों से पढ़े होंगे, जो भी है वो बच्चे ही लिख रहे रायपुर से 235 किलोमीटर की दूरी पर अंबिकापुर से पूर्व दक्षिण की दिशा में। किसने कहा आपको लिखने की, आप सीधे लिखिए ना सरगुजा जिले में, समझ बात को। तो ये जो रटन पद्धति वाला जो बाबा आजम का जो सोच है ना, इस खत्म कीजिए थोड़ा। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर चलते हैं हम, फूलवासन गाथा। अब इस गाथा को लोक संस्कृति को रामायण काल से जोड़ना है। फूलवासन की कहानी है तो एक स्वप्न फूल की बात है, ये बात है याद रखें लक्ष्मण और भगवान लक्ष्मण और माता सीता की बात है, ये उस जिद की बात है जो पोखर में खिले हुए उस फूलवासन की कहानियों को, उस फूल को खोजने की कहानी है। ये हमारी लोक संस्कृति में जुड़ा हुआ क्या है, लोक गाथा, इस पर बारे में लिखना।
और ऐसी जब प्रश्न आए तो ये पूरी थ्योरी का प्रश्न है, इसमें बिना बेहिचक आप थ्योरी लिखिए इसमें। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पर क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। छत्तीसगढ़ में ताम्रयुगीन अवशेष, तो ताम्रयुगीन अवशेष आपको दुर्ग और बालोद से ही मिलते हैं। अगर आप बात करें औसले साहब, मार्शल साहब, इन सब ने ताम्रयुगीन जब खोजा तो आवास खोजी, तांबे और लोहे को गलाने वाले याद रखेंगे अलग अलग औजार खोजे, उन्होंने याद रखेंगे महापाषाणिक स्मारक खोजे, उन्हें पाषाण स्तंभ खोजे, और ये सारी चीजें मिलते हैं आपके धनुरा में, करका भाठा, चिरचारी, तोरर और करही भदर, ऐसे एरिया में है। और इसी को कहते ताम्रयुगीन प्रमाण, जिसे आप पाषाण घेरे के नाम पर घूमते और पढ़ते रहते। तो क्वेश्चन बड़ा आसान था, बस घुमाया गया। ठीक, अगले क्वेश्चन में बहुत शानदार क्वेश्चन में से एक मानता हूं, और ऐसे क्वेश्चन की स्थिति बढ़नी चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है। और क्वेश्चन है आपका, क्या सातवाहन राजाओं ने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया या नहीं? अगर हां तो वर्णन। तो पहले तो हां लिख देना, क्योंकि अगर हाथी गुम्फा अभिलेख में जाकर देखे गौतमीपुत्र सतकर्णी के, या जो जो गौतमीपुत्र बालश्री है उनके प्रमाणों में जाकर देखिए, आप मेघ के खारवेल प्रमाण में जाकर देखिए, आप गुंजी के शिलालेखों में देखिए, आप सिरपुर के शिलालेखों में जाकर देखिए, सिरपुर के प्रमाणों में जाकर देखिए, हेनसोंग की यात्रा को खोजिए, या आपके फाहियान की यात्रा को खोजिए, युआन चुआन फाहियान की, तो आपको सब में पता चलेगा कि बौद्ध धर्म के संरक्षक कौन रहे हैं आपके सातवाहन राजा, चाहे वो पिलक हो, वरदत्त श्री हो, या आपके यज्ञश्री हो, इन सब पे यहां पे प्रमाण मिला। राजा के रूप में पिलक देखे गए द्वितीय शताब्दी के आसपास। जैन धर्म को जिस तरीके से प्रचारित किया गया उसे हटाकर बौद्ध धर्म को स्थापित करने राजा है। तो इन सारी बातों को आपको लिखना होगा। ये क्वेश्चन एलिटिकल है, इसमें या तो यस होगा या तो नो होगा, इसमें मध्यम मार्गी मत खोजना। हाँ थोड़े थे थोड़े नहीं थे, ये यहां पर याद रखेंगे, कोई बहसबाजी नहीं चाहिए कि थोड़े थे और थोड़े नहीं थे, यहां पर या तो हाँ है या तो ना है। चलो ठीक, ना का सवाल उठता ही नहीं है, 4 नंबर में लिखेंगे क्या ना है। तो अब ये पूछा गया है, याद रखेंगे, डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी के बारे में। ये वही डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी हैं जिन्होंने राजिम और सिरपुर की खोज की। ये वही डॉक्टर शर्मा जी हैं जिन्हें पद्मश्री से सुशोभित किया गया। राज्य के पुरातत्व वेदाओं में सबसे उच्च स्थान भी नहीं कर रहा। इनके प्रमुख विभागाध्यक्ष भी रहे। इन्होंने ढोलकाल के उस खोई हुई गणेश प्रतिमा को खोजा। इन्होंने रीवा के उत्खनन में अपना सहयोग किया और तमाम करका भाठा, करही भदर जैसे स्थलों पर ताम्र पाषाणीन स्मारकों को खोजा। ऐसे तमाम इनके कार्य, इन सारे कार्यों को लिखना है। इसमें कहां के थे, कब पैदा हुए, ये सब नहीं लिखना है। यहाँ क्वेश्चन में स्पष्ट लिख दिया है योगदान। पैदा होना उनका योगदान नहीं, उनके माता पिता का योगदान था। समझ रहे बात को? ठीक, तो इनका योगदान लिखना है। ठीक, अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। एक क्वेश्चन फिर आ गया, रीवा के पुरातत्विक खोजों और प्रमाणों पर चर्चा करें। रीवा इतना चर्चा में इसलिए है कि 2018 से 19 के बाद लगातार खोज चल रहे हैं। सर्वप्रथम डॉक्टर पारेख ने जब खोजा तो उन्हें कुषाण, कलचुरी, पांडु, ठीक है, इन सब शासकों का प्रमाण मिला। कुछ समय पहले बौद्ध विहार और आपके स्तूप का भी प्रमाण मिला। मृदभान काले और लाल कलर के मिले। अलग अलग बहुमूल्य याद रखेंगे सिक्के मिले। कई कुषाण के ताम्रयुगीन सिक्के मिल गए हैं। ताम्रयुगीन सिक्के मिल गए, अर्थात यही है कि उन लोगों का डायरेक्ट रूल रहा। तो जब ऐसे क्वेश्चन आपने बना लिए तो यकीनन बता रहा हूं मैं आपको कि आपको कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त होगा कि आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी एस्पायरेंट को हराने के लिए सक्षम हो। मैं हराना इसलिए कहता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हर एक रैंक को हटाकर अपने रैंक को पहले बनाने की होड़ है, इसलिए मैं इसे हराना और जीतना। हालांकि हारना जीतना का स्वभाव तो नहीं होना चाहिए, बट फिर भी इसे इस तरीके से माना जा सकता है। चलिए, तो ये तो हुई बात एक छोटे से शिक्षण की। अब हम आते हैं बड़े शिक्षण। वैदिक काल महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति को अगर आपको देखना है तो स्वाभाविक सी बात है, 4-5 मुद्दे होते जिसे देखना होता है। वर्ण व्यवस्था कैसी थी, जाति व्यवस्था कैसी थी, महिलाओं को कर्मकांड और वेद में कितना उनका प्रमाण था, कितना उनका उल्लेख था, देवी और देवताओं में
महिलाओं का क्या प्रमाण रहा, महिलाओं में उस समय कुरीतियां क्या थी, नारीवाद था कि नहीं था, उस समय याद रखें दासता की प्रथा थी कि नहीं थी, बहुपत्नी परंपराएं थी कि नहीं थी, वहां पर सत्ता मातृधारी में कितने क्षेत्र में रही, ठीक। उसके अलावा ठीक सैन्य और प्रशासन महिलाओं का योगदान क्या रहा, समाज की संस्कृति में महिलाओं का योगदान क्या रहा, ठीक। इन सब पर बात जब करते हैं तो वहां से उभर कर आता है महिलाओं की स्थिति, ठीक है। वो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जुड़ता हुआ जब क्वेश्चन जुड़ता है तब वहां पे महिलाओं की स्थिति को लिखना आसान होता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, वो है हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन की। अब धर्म की जब बात होती है देव स्थल की बात होती, प्रकृति देववाद की बात होती, शैव और वैष्णव धर्म की बात होती, ठीक। वहां पर उनके याद रखेंगे अलग अलग देवी देवताओं के नाम होंगे, ठीक। उनके अलावा उनके रीति रिवाज और रिचुअल होंगे, उनकी परंपराएं होंगी, मान्यताएं होंगी, उनके कुछ याद रखेंगे ऑर्थोडॉक्स होंगे जिसे रूढ़िवादिता कहते हैं। इन सब को जब जोड़ के लिखते हैं तो हड़प्पा काल के हर स्थल के आधार पर, उसके प्रमाण के आधार पर इसे लिखना होगा, तब जाके आंसर इसका परिपक्व होगा। ये दोनों क्वेश्चन इसलिए भी इतने खास है क्योंकि एक छोटे से पॉइंट को लेकर आपको लिखना होगा। धार्मिक नीति में आप कहीं पर कुछ भी घुसा नहीं सकते, अगर ऐसा करने की कोशिश करोगे तो स्वाभाविक सी बात है इसका आउटपुट भी आपको गलत ही मिलेगा, जिसका नाम है कम मार्क्स। चलिए इसके बाद आपके मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति, ये क्वेश्चन को मैंने देने का रीजन ये था, प्रवीण सर ने जो ये क्वेश्चन निकाला इसके पीछे रीजन यही था कि हर बार क्वेश्चन सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति से पूछी जाती है, सांस्कृतिक स्थिति से। अब बच्चे हर बार उसमें गलत करते हैं, इसको समझना होगा कि धार्मिक पूछे तो धर्म का अर्थात क्या है, जब आर्थिक पूछे तो आर्थिक में क्या लिखना है, उसके पास एक सिनॉप्सिस होना चाहिए, एक स्पष्ट उसके पास याद रखें प्रमाण होना चाहिए, तब उसको लिख पाएगा। खैर चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब हम बात करें इसी पर, थोड़ा सा और नीचे आते हैं, छत्तीसगढ़ के 4 प्रश्नों पर बात करें तो यहां सुंदर से एक प्रश्न लिखा है, प्रवर सेन के काल पर चर्चा कर। ये वही प्रवर सेन है जो आपके गुप्तकालीन रानी प्रभावती के प्रमाणों से जुड़ता है, ये रिद्धिपुर के ताम्रपत्र से जुड़ता है, ये मेघदूत के कालिदास के मेघदूतम से जुड़ता है, ये याद रखेंगे वाकटक के राज्य से जुड़ता है, ठीक। तो इन सब को आपको समझना होगा कि प्रवर सेन का काल कैसा रहा। संरक्षण काल के बाद 410 एडी से लेकर 440 एडी तक इनके कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुए। इनके भाई यादव दामोदर सेन और दिवाकर सेन की हम बात करते हैं तो उनकी वजह क्या रही, इनकी लड़ाइयां किनके साथ हुई, इनका क्षेत्र विस्तार नीति कहां तक था, इनकी धार्मिक नीति क्या थी, इन सारे बातों को लिखना है। मैंने कहा ना किसी क्षेत्र व्यक्ति के बारे में जानना है तो 5 जानिए, उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, प्रशासनिक और राजनीतिक, ये 5 चीज जान गए तो किसी भी व्यक्ति को जज करना आसान होगा। वो अलग बात है कि भारत के इस परिदृश्य में आज व्यक्तियों की पहचान और व्यक्तियों को जजमेंट करने का एक तरीका आर्थिक स्थिति हो गई। लंबी ऊंची गाड़ी से आ रहे हो तो आपकी स्थिति बड़ी प्रबल मानी जाती है, और अगर आप छोटी किसी गाड़ी से अपने कमतर या कह सकते हो सामाजिक कमतर स्थिति पर अगर आप अपनी जीवन शैली रखते हो तो आपको याद रखेंगे थोड़ा सा निम्न मान लिया जाता है। ये भारत की समझिएगा विविधता का एक उदाहरण है, ये भारत की कमी का एक उदाहरण है, ये मानसिक कुंठता का एक उदाहरण है जो खासकर शहरी उदात्त मानसिकताओं के उस दौर में आपको देखने मिल जाता है। जब मैं देखता हूं कि अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं आजकल ऑटोमेटिक लाइफ के आधार पर अपने वास्तविकता को खो चुके हैं, जब इस वर्चुअल दुनिया में अपने आप को सिद्ध करने के लिए वास्तविक जो जीवन है उसको खो चुके हैं। उन्हें लगता है कि वर्चुअल दुनिया के जो लोग हैं वही उनके वास्तविक उपासक हैं और वही उनके फॉलोअर हैं। तो मुझे लगता है ये उस मानसिक रोगी और आप में फिर कोई अंतर नहीं, क्योंकि वजुत्ता व्यक्ति के जीवन के स्तर से आती है और जीवन का स्तर उनके ज्ञान से होता है, और ज्ञान का स्तर उनके स्वभाव से होता है, और स्वभाव का स्तर आपकी संस्कृति से होता है, और संस्कृति का उन्नयन आपके समाज के उन्नयन के लिए होता है, और समाज का उन्नयन एक बेहतर
देश राष्ट्र के निर्माण के लिए। तो मैं हमेशा कहता हूं कि वर्चुअल दुनिया की जीवन इतनी बेहतर नहीं है जितनी कि वास्तविक दुनिया की। वास्तविक दुनिया में 4 भी लोग अगर आपको जानते हैं और 4 लोग आपको मानते हैं, वो काफी है जीवन जीने की। समझ रहे बात को? ठीक, तो आपको वास्तविकता में जीना है और वास्तविकता के इस दौर में ठीक अपने मूल को पहचानना है। और मूल को जब पहचानते हैं तो समाज संस्कृति सुधर जाता है, ज्ञान की जो मांग है वो और बढ़ती है, और जब ज्ञान की मांग बढ़ती है तो परिपक्वता की ओर व्यक्तित्व का विकास होता है। और आपको भी एक व्यक्तित्व बनना है, न तो भगवान बनना है न दानव बनना है। ये तो मैं हमेशा अपने छात्रों को कहता हूं कि जब यहां से निकलो एक ऐसे शानदार अफसर के रूप में निकलना कि गर्व हो कि हम सब ने, मेरी 9 फैकल्टी ने मिलकर तुम्हें पढ़ाया, थोड़ा बहुत योगदान इस थिंग का रहा, और इसी योगदान के बीच जब तुम्हारे कार्य अलग अलग पर आपके पत्रिकाओं में, वेब दुनिया में जब दिखे, तब हमको लगे कि हाँ, हमारी भी जो कसर है वो आज पूर्ण हुई, सिद्ध हुई। चलिए ठीक, अब इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने पूछा है क्वेश्चन, प्रसन्न मात्र के काल का वर्णन करते हुए उनके उत्कर्ष काल को दर्शाइए। अब उत्कर्ष काल पहले समझना हो, एक स्वर्ण काल है, एक उत्कर्ष काल। उत्कर्ष काल मैं हमेशा कहता हूं कलहन की राजतरंगिणी में और बुंडा के ताम्रपत्रों में 5 शब्दों का वर्णन किया गया। वही 5 शब्द याद रखें कि किसी भी काल को उत्कर्ष काल की संज्ञा दे सकता है। जब धार्मिक नीति उदार हो, सामाजिक नीति समान हो, जब वर्ण और वर्ग व्यवस्था की न्यूनता हो, जब महिलाओं का सम्मान हो, जब याद रखेंगे राजा का क्षेत्र विस्तार नीति बेहतर हो, कर व्यवस्था सुचारू हो, तो इन सब चीजों को जब देखते हैं तब आप उत्कर्ष काल, और आप देखते हैं किसको, स्वर्ण काल। जब उत्कर्ष काल में अगर मैं किसी में जाऊं तो याद रखेंगे 5 महाशब्द, जिसे पंच महाशब्द की अवधारणा कही गई, जो मैं अपने बच्चों को बताता ही हूं हमेशा। ठीक, उन 5 महाशब्दों के आधार पर लिखना होगा। तो मुझे लगता है कि अगर इस प्रसन्न मात्र के काल पर देखें, चाहे उस सिक्के चलाने वाला प्रसन्न मात्र कहो, आप मल्हार के प्रसन्न मात्र कहो या प्रसन्नपुर के प्रसन्न मात्र कहो, इन सारी चीजों का उदाहरण और इसका वर्णन इन सभी 5 महाशब्द में मिल जाएगा। चलिए अगले पॉइंट, सरबपुरियों के सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था। मैं हमेशा कहता हूं, अभी दोनों क्वेश्चन पर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, दोबारा इस पर नहीं करूंगा। अब यहां पर देखिए, एक मैंने स्वर्णकाल पूछा है और एक जगह उत्कर्ष काल पूछा है। जब धार्मिक नीति अति उदार हो, लोगों में पूर्ण उत्साह हो, राजा के प्रति भरपूर प्रेम हो, जैसे बाहुबली पिक्चर में बाहुबली के लिए था, तो ऐसे काल को हम स्वर्णकाल। जब स्थापत्य कला की उच्चता हो, जब राजा स्वयं शैव धर्मी हो, मंदिर बनाता वैष्णव धर्म का, संरक्षण करता हो जैन धर्म का, जब प्रजा के लिए धार्मिक कट्टरता शून्य हो, तब यही कहलाता है स्वर्णकाल। और बालार्जुन के काल को स्वर्णकाल कहे तो यह पूर्ण रूप से सत्य है, इसमें 1% भी संशय नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब ये आपके 15 नंबर के प्रश्न पत्र में अगर आप देखें तो 2 क्वेश्चन है, इनमें से एक बनाना है। सबसे बड़ा इसमें प्रश्न यह उठता है कि दोनों में से चयन किसका करें। मैं हमेशा कहता हूं चयनात्मक पद्धति आपकी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। अगर चयन का आधार आपका कमजोर है तो ये मान के चलिए वो आगे जाकर आपको याद रखेंगे किसी न किसी हर्डल या किसी आपके निगेटिव मार्किंग के लिए आपको प्रेरित करेगा, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। अब ये 2 क्वेश्चन है। एक तरफ पूछा है प्राचीन भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, तो इसमें तो आप मनमाने कंटेंट है आपके पास, जो चाहे वो लिख सकते। गुप्तकाल को उठाइए तो ऑटोमेटिक अच्छे खासे आपके पास मिल जाएगी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पूछा है हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषता का सुधारण विवरण प्रस्तुत कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन का वर्तमान भारत के संदर्भ में क्या मुझे लगता है ऐसे प्रश्न में इस प्रश्न को उठाना ज्यादा अच्छा है। जब करेंट की चीजों से जोड़कर जब प्रश्न उठाया जाता है और उसे जब आप लिखते हैं तो उसको लिखने और पढ़ने वालों दोनों को मजा आता है। स्टैटिक चीजें पढ़ना आप किसी को पसंद नहीं है। डायनेमिक चीजें में अगर नए नए फैक्ट्स, नए नए चीजें अगर आप लाते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप दूसरे पहले दोनों में आपका नॉलेज अच्छा है, इसमें आपके 7 मिलेंगे तो इसमें आपके 9 मिलेंगे। अगर आपके लेवल तैयारी दोनों की समान है तब। ये सिर्फ याद रखेंगे आपने जो चयनात्मक पद्धति अपनाई इसीलिए यहां पर 2 नंबर आपके ज्यादा मिले। मैं वैसे ही अगर
एक और क्वेश्चन पर बात करूं, छत्तीसगढ़ में पुरातत्व के स्थलों को विभिन्न कालक्रम में लिखते हुए उनकी विशेषताओं और प्रमाणों पर चर्चा करें। जब ऐसे क्वेश्चन आए, इतना पुरातत्व के स्थल है, मगर शुरुआत हमेशा मैं कहता हूं कि किसी खोजकर्ता के नाम के आधार पर। इसके अब सिनॉप्सिस आपको और सेकेंड वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, निश्चित रहे आप। अभी समय की बाध्यता है, मैं बहुत ज्यादा समय ले नहीं पाऊंगा, इसलिए अभी मुझे ये छोटा सा ये टॉपिक है, इसको शॉर्ट में कंप्लीट करके मैं खत्म करूंगा। और मैं फिर कहता हूं, इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन को दिखाने का रीजन यही था कि कितनी मेहनत और लगन के साथ प्रवीण सर और मैंने इस प्रश्न पत्र को बनाया है, और आगे भी जितने प्रश्न पत्र आएंगे वो हमारे सारे फैकल्टी जिस तरीके से बनाएंगे, तो मैं आश्वस्त करता हूं और मैं खुद में कॉन्फिडेंट इतना हूं कि ये टेस्ट सीरीज, टेस्ट तिहार छत्तीसगढ़ के सीजीपीएससी के इतिहास में सबसे बेहतर और एक माइलस्टोन खड़ा करके जाएगा, और हमेशा जाएगा नहीं, ये लगातार रहे। और इस बार भी है, लगातार हम टेस्ट तिहार को लाते रहे। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा दिखा दूं मैं आपको, तो मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, वाकाटक वंश के छत्तीसगढ़ में उदय प्रशासनिक व्यवस्था को दर्शाते हुए राजाओं के काल और कार्यों को वर्णन कीजिए। मुझे लगता है इस प्रश्न के बदले इस प्रश्न को पकड़े और इसको सब हेडिंग के रूप में लिखें। सबसे पहले उदय किस तरीके से हुआ। जैसे जानते हो आपको, सातवाहन के अंत के बाद 203 एडी के आसपास जब यज्ञश्री का अंत हुआ, तब विष्णु विद्धि ने 4 भागों में, याद रखेंगे, सातवाहनों को बांट दिया, कुंतल, आंध्र, नासिक और विदर्भ। मगर छत्तीसगढ़ का ये जो राज्य है वो विदर्भ अर्थात नंदीवर्धन के इस प्रभाव में है, और नंदीवर्धन के प्रभाव में विरुद्ध के बाद कई शासकों के बाद महेंद्र सिंह नामक राजा है। तो ये कहानी आपको याद होनी चाहिए, तब आप लिख पाए। उजुल फुजुल की कहानी लिखने से और शुरुआत ही अगर खराब किया तो पूरा आंसर ही खराब हो। प्रशासनिक व्यवस्था में हमेशा कहता हूं कि किस तरीके से प्रशासन के पदोसोपान व्यवस्था थी, क्या उसके राजकाल में कौन कौन से मंत्री थे, उन्होंने किस तरीके से मांडलिक और मंडल व्यवस्था का आगमन किया, किस तरह के समुद्रगुप्त ने मांडलिक व्यवस्था का यहां पर प्रमाण दिया, इन सब बातों पर लिखना है। राजाओं के नाम, 7 राजाओं के नाम हमेशा मैं बताता हूं, एक सेन के रूप में वो 7 नाम आपको आना चाहिए, और काल, तो 7 राजाओं के अगर आप कार्य लिख दिए, तो ऐसे अगर आंसर लिख दिए तो मुझे नहीं लगता है कि आपको थोड़ी भी दिक्कत हो। तो ये रहे हमारे प्रश्न पत्र, जिस पर समय की काफी बाध्यता थी, उसके बाद भी आप लोग तक हम पहुंचे। हर एक चैनल पर हम पहुंचेंगे, चाहे वो यूट्यूब हो, सोशल मीडिया के अन्य जो प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और नाना प्रकार के जो भी हैं, उन सब तक हम समय समय पर आपको अपने जो भी अनुभव है, हमारे बच्चों के अनुभव है, इस प्रश्न पत्र को बनाने का आधार है, आप तक पहुंचाते रहे। रजिस्ट्रेशन अभी भी स्टार्ट है। 105 बच्चों ने प्रीलिम्स का एग्जाम पहले राउंड में दिया। मेंस लगभग 78 कॉपीज पहले दिन में आई है, और हमें उम्मीद है ये राज्य के हर कोने में टेस्ट तिहार पहुंचे, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों का फीडबैक हमें मिला, जिस तरीके से उनकी सराहना हमें मिली, वो शायद हमारे लिए एनर्जी बूस्टर का कार्य करे। और उसी एनर्जी बूस्टर के तहत मैं चाहूंगा कि एक बार आप टेस्ट सीरीज को दें, ऑफलाइन या ऑनलाइन, बड़ी ईमानदारी के साथ, और ईमानदारी के साथ देंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस टेस्ट तिहार को, टेस्ट सीरीज को लाने के पीछे टीम थिंक एस एकेडमी की वास्तविक जो महत्ता और पहचान और कारण क्या है। क्योंकि इसे वर्चुअल फॉर्म में सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, इसको आप दीजिए। आप जब भी आए मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिए, और जब भी लगे कि आपको एक प्रश्न पत्र बैठ के देना है, ठीक, बिना रजिस्ट्रेशन के भी, तो हम उसके लिए आपके सामने बैठे हैं। आपका अगर जितना बेहतर हो सकता है, जितनी बेहतरी आपके लेखन में हो सकती है, इसके लिए प्रतिबद्ध है टीम थिंक एस एकेडमी। 2 तारीख से जो टेस्ट तिहार आरंभ हुआ है, ये अभी रजिस्ट्रेशन चलेंगे, अभी अगले 14 दिन और चलेंगे, और 14 दिन के बाद इसके रजिस्ट्रेशन पूर्ण रूप से आपके क्लोज कर दीजिए। तो सीट सुनिश्चित कर लीजिए, क्योंकि हम 122 सीटों पर और इसके रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करेंगे। 78 हो चुके हैं, 200 की सीमा तक ही हम याद रखेंगे रजिस्ट्रेशन को लेंगे। 200 के बाद हम कोई रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाएंगे।
तो खूब सारा प्यार और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।